हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बड़े ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मोबाइल भी चला रहे होंगे। मोबाइल चलाते चलाते ये वीडियो का नोटिफिकेशन आपके चैनल, आपके यूट्यूब पर आ गया होगा। तो आपने सोचा होगा कि यार कोई फालतू सा वीडियो है, इसको हटा देते हैं। लेकिन हटाने का नहीं, ये जो टॉपिक है ये बड़ा ही अच्छा टॉपिक है और स्पेशली ये क्लास 11th के बच्चों के लिए है। चाहे वो बच्चा यूपी बोर्ड का हो, चाहे वो बच्चा सीबीएसई बोर्ड का हो, वो सभी बच्चों के लिए ये वीडियो आपका अच्छा रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक है ये एंजाइम, ये टॉपिक बेटा हमने यहाँ पे इसका जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ तो आपको मिलेगा इंग्लिश में, लेकिन मैं आपको इसको समझा दूंगा हिंदी में। तो इसलिए ये जो है यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी इसको आराम से देख सकते हैं। उनको ये वीडियो देखने के बाद कोई भी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं रह पाएगा। 0% आपको कन्फ्यूजन नहीं रह पाएगा, ठीक है। मतलब कुछ भी कन्फ्यूजन आपको नहीं रहने वाला इस वीडियो को देखने के बाद। आपने बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे, आपने पढ़े भी होगा, मॉलिक्यूल्स पढ़ा होगा, बायो मॉलिक्यूल्स। चैप्टर का नाम क्या हो जाता है? बायो मॉलिक्यूल हो जाता है। आपने बायो मॉलिक्यूल्स को पढ़ा होगा, उसमें आपने एंजाइम भी पढ़ा होगा। भाई ये भी हमारा एक बायो मॉलिक्यूल है। तो आज हम जो है एंजाइम को पढ़ेंगे। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपका रिवीजन होगा और आप कभी भी इस चैप्टर के बारे में कुछ भी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए बिना देर की हम लोग क्या करते हैं, एंजाइम को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो आपको मैं एंजाइम यहाँ से स्टार्ट करता हूँ आपके लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो एंजाइम आया, ठीक है, एंजाइम वर्ड आया, ये जो है सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया था किसमें? एंजाइमेज। एंजाइम का मतलब हो जाता है, एन का मतलब हो जाता है इन, और जाइम का मतलब हो जाता है जाइमेज। क्या हो जाता है भाई? जाइमेज हो जाता है, ठीक है। तो इन का मतलब यहाँ पे हो गया विद इन द, और जाइमेज का मतलब हो जाता है ईस्ट। ये सबसे पहले ईस्ट की कोशिका में ऑब्जर्व किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एंजाइम पड़ गया, ठीक है। अब देखो भाई, सबसे पहले ये ईस्ट की कोशिका में खोजा गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एंजाइम पड़ गया, ठीक है। अब देखो ये कहा गया कि जो एंजाइम है, कोई आपसे पूछ ले कि तुम यार बड़े पढ़ाकू बन रहे हो, एंजाइम पढ़ रहे हो, तो बताओ एंजाइम को किसने खोजा था? तो आपका आंसर क्या होगा? चलो भाई कमेंट करके जल्दी से बताओ कि एंजाइम को किसने खोजा था। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको कि एंजाइम को किसने खोजा था। तो एंजाइम को खोजने का श्रेय जाता है एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कोहने। क्या नाम है बेटा? कोहने नाम है। इन्होंने इसको खोजा था। कब खोजा था? तो आप कहोगे 1878 में खोजा था। कब खोजा था? 1878 में इसको खोजा था। अच्छा, इन्होंने किसके लिए ये नाम दिया था भाई? एंजाइम नाम दिया था। तो इसको भी मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने उन सब्सटेंस के लिए कहा था कि जो बायोलॉजिकली क्या होते हैं? एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। एंजाइम शब्द जो है कोहने ने कहा किसके लिए? उन सब्सटेंस के लिए कहा जो क्या हैं? जो बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं बेटा? जो बायोलॉजिकली क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं, ठीक। बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस के लिए इन्होंने ये नाम दिया कि मीन्स ये बायोलॉजिकली क्या है? एक्टिव है और कुछ ना कुछ काम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। लेकिन अगर कोई पूछे, तुम कहते हो कि ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन, ये भी तो कहा जाता है ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन। अगर कोई कहे तो बताओ ये प्रोटीनियस नेचर वाला बात किसने कहा था? तो तुम कहोगे इसको कहने के लिए दूसरे वैज्ञानिक है जिनका नाम था सुमनेर। क्या नाम था? सुमनेर। क्या नाम है भाई? सुमनेर नाम है। और कब की बात है ये? 1926 की बात है। कब की बात है? 1926 की बात है। इन्होंने कहा कि ये जो प्रोटीनियस नेचर होता है एंजाइम का, उसके बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। अब ये बात हो गई, ठीक। चलो अब हम लोग आ जाते हैं अपने पीडीएफ पे। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए बड़ा ही अच्छा शार्ट में आपका ये जो पीपीटी तैयार किया गया है ये है। तो लिखा हुआ है कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम होते क्या हैं बेटा? ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जिनका क्या मतलब हो जाता है? विच इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। आपके बॉडी में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। हमारे बॉडी में कुछ भी अगर हो रहा है तो वहाँ पे बायोकेमिकल जो है रिएक्शन हो रहा है। बिना बायोकेमिकल रिएक्शन के हमारे बॉडी में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो उन सब काम को करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो ये पाए जाते हैं एंजाइम भाई साहब, पाए जाते हैं, ठीक है। एंजाइम जो होता है वो पाया जाता है, ठीक। अब चलो भाई उसके बाद देख लिया जाता है। तो फिर कहा गया कि ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। बिल्कुल करेक्ट भाई। आप कहते हो कि सारे के सारे एंजाइम क्या हैं? तो कह देते हो कि सारे के सारे एंजाइम क्या हैं? प्रोटीन हैं। सारे के सारे एंजाइम क्या हैं? प्रोटीन हैं। लेकिन सभी एंजाइम सभी प्रोटीन जो होते हैं वो एंजाइम नहीं होते हैं।
हाँ, जितने एंजाइम हैं वो सब बने हैं प्रोटीन से भाई, प्रोटीनियस नेचर, ये देखो इन्होंने कहा था। लेकिन जितने भी प्रोटीन हैं वो सारे के सारे एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब उसके आगे बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, दैट इज ईच एंजाइम हैज़ इट्स ओन सबस्ट्रेट। मान लो कोई भी एंजाइम है वो अपने खुद के सबस्ट्रेट से ही मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो माल्टोज एंजाइम है तो ये माल्टेज एंजाइम जो है वो माल्टोज के लिए ही काम करेगा, ठीक है। और आपके माउथ में जो सलाइवरी एमाइलेज पाया जाता है वो क्या करेगा, वो स्टार्च को ही तोड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि वो किसी दूसरे के साथ जाकर के बाइंड अप कर जाएगा, वो नहीं बाइंड करेगा। वो स्पेसिफिक होते हैं। क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं, मतलब किसी एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से ही वो जाकर के मिलेंगे, उनसे बॉन्डिंग करेंगे। चलो भाई, उसके बाद देख लेते हैं। आपने कहा कि सारे एंजाइम प्रोटीनियस इन नेचर हैं, लेकिन ये देखो भाई, राइबोजाइम क्या है आपका? न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए से बना होता है, दैट बिहेव लाइक एंजाइम। जो राइबोजाइम है बेटा, ये न्यूक्लिक एसिड होता है, ये किसके जैसा बिहेव करता है? ये भी एंजाइम के जैसा बिहेव करता है, ठीक है। अब देखो, एंजाइम जो होता है फॉर्म टर्सरी स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। एंजाइम क्या बनाते हैं? तो ये 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर आपको देख पा रहे हो? 3D स्ट्रक्चर जो होता है वो एंजाइम बनाते हैं। हुज सम सर्वाइसिस मीन्स पॉकेट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्टिव साइट। जैसे जो एंजाइम होते हैं वो 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा, जिनके पास कुछ पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम कहेंगे एक्टिव साइट कहेंगे। उसी से जाकर के उनका सबस्ट्रेट क्या हो जाता है? चिपक जाता है। क्या होता है? चिपक जाता है। जैसे कि ये आपका सबस्ट्रेट यहाँ पे बना हुआ है, ये एंजाइम है, तो भाई कुछ तो जेब जैसा स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, इसी में जाकर के ये की आपकी क्या होगी? फिट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम लोग कह देंगे क्या? एंजाइम के पास टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कुछ पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और उसी को हम लोग एक्टिव साइट कहते हैं, और उसी से हमारे जो एंजाइम होते हैं वो जाकर के अटैच हो जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई? किसी को डाउट फर्स्ट वाले स्लाइड से? कोई डाउट नहीं। चलो आगे चल देते हैं। अब आगे जब हम लोग चलेंगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एंजाइम का जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके बारे में आपको बताया गया, ठीक है। एंजाइम का जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके बारे में आपको बताया गया। देखो भाई, यहाँ पे कुछ बर्फ़ पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ चीज़ें और दिखा दी गई हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे हीट एनर्जी इन दिखाया गया, यहाँ पे बॉन्ड को टूटते हुए दिखाया गया, यहाँ पे हीट एनर्जी आउट दिखाया गया, यहाँ पे बॉन्ड को जुड़ते हुए दिखाया गया। इसका मतलब ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ बॉन्ड टूट रहे हैं और कुछ बॉन्ड जो होता है वो जुड़ रहे होते हैं। कब? जब हीट आप दोगे तो बॉन्ड टूटेगा, और हीट जब आप जो है निकालोगे तो क्या होगा? बॉन्ड जुड़ जाएगा। चलो यहाँ पे देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। देखो, केमिकल कंपाउंड अंडरगो 2 टाइप ऑफ चेंजेस। कोई भी केमिकल कंपाउंड होता है बेटा, उसमें 2 तरीके के चेंजेस होते हैं। पहला हो जाता है फिजिकल चेंज, दूसरा हो जाता है केमिकल चेंज, ठीक है। अब फिजिकल चेंज क्या हो जाता है? जैसे कि अगर किसी के शेप में बदलाव आ जाए या फिर उसकी अवस्था में बदलाव आ जाए, ठीक है, और विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड, बॉन्ड ना टूटे भाई, बॉन्ड ना टूटे और उसकी शेप और साइज बदल जाए, उसका स्टेट बदल जाए, तो उसको आप क्या कहोगे? उसको आप फिजिकल चेंज कहोगे। जैसे कि बर्फ़ जो होता है वो वाटर में बन जाता है, और वाटर जो होता है वो वेपर बन जाता है। यहाँ पे बेटा वो पानी ही पानी है, उसके अंदर के जो बॉन्ड हैं वो नहीं टूटे हैं। H2O वाला जो बॉन्ड है वो नहीं टूटा है। बॉन्ड टूटेगा तो इसका मतलब हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो ऐसी प्रक्रिया नहीं हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है? फिजिकल चेंज आपको देखने को मिल जा रही है, ठीक है। क्या हो रहा है? फिजिकल चेंज आपको जो है देखने को मिल जा रही है। तो ये बातें हो जाती हैं यहाँ से क्लियर। अब जब हम लोग केमिकल चेंज की ओर जाएंगे तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है बेटा? बॉन्ड जो होते हैं वो टूटते हैं और नए बॉन्ड जो होते हैं वो बनते हैं। बॉन्ड टूटेगा, नए बॉन्ड बनेंगे, और या तो ये कैसा होगा? या तो ये ऑर्गेनिक होगा, या तो फिर ये इनऑर्गेनिक रिएक्शन होगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझेंगे। इनऑर्गेनिक रिएक्शन में आप देख रहे हो क्या हो पा रहा है? यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड आपसे लिया गया, ठीक है, और आपका H2SO4 बन गया, हाइड्रोजन सल्फेट बन गया, ठीक है। अब देखो भाई, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या लिया गया? H2SO4 को मिलाएगा तो BaSO4 मिल गया। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जा रहा है, बेरियम सल्फेट बन जाएगा और पानी बनेगा। तो ये कैसा है बेटा? ये इनऑर्गेनिक हो जाता है। देखो भाई, अब ऑर्गेनिक क्या हो जा रहे हैं? यहाँ पे स्टार्च लिया गया। स्टार्च ऑर्गेनिक का मतलब कहीं ना कहीं प्लांट और एनिमल के स्रोत से ही आ रहा है। पानी के साथ मिलाएगा तो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देगा। ये हो जाता है आपका ऑर्गेनिक, और ये हो जाता है आपका इनऑर्गेनिक हो जाता है। चलो भाई, अब यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछता है कि जो रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल
केमिकल प्रोसेस होती है, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या बना या कितना यूनिट टाइम बना, तो उसको कैसे मापोगे? तो आप कहोगे भाई उसके लिए एक फार्मूला है, तो डेल्टा पी और डेल्टा टी अपान हो जाता है, डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। ठीक है, तो ये आप देखोगे कि प्रोडक्ट और टाइम, कितना प्रोडक्ट जो होता है वो ब्रेक हुआ या फिर कोई भी फिजिकल प्रोसेस हुई या फिर केमिकल प्रोसेस हुई, आपने प्रोडक्ट कितना लिया था और उसने कितना समय लिया, उसी को आप कहोगे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, कितना अमाउंट में प्रोडक्ट बना। ठीक है, ये हो जाता है। तो आई होप आपको केमिकल रिएक्शन में कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा। चलो उसके आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। जब उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे बेटा, तो आप केमिकल रिएक्शन में थोड़ा और आगे जाएंगे, तो यहाँ पे बताया गया कि रेट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, अब ये कौन सी रेट वेलोसिटी कहलाती है, ये भी तो भाई समझना होगा आपको। ठीक है, तो रेट इज कॉल्ड वेलोसिटी, एंजाइम रेट इज कॉल्ड वेलोसिटी इफ़ द डायरेक्शन इज स्पेसिफिक। मान लो कि ये एक क्या है, आपके लिए एक जो है स्ट्रक्चर बना दिया गया, आपके लिए एक जो है एक बॉन्ड, ऐसा कुछ ट्रायंगल टाइप का, एल टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया गया। अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस रखोगे। ठीक है, यहाँ पे आप क्या है कोई सबस्ट्रेट रखोगे और यहाँ पे रेट ऑफ एंजाइम दिखाओगे, रेट ऑफ रिएक्शन दिखाओगे। रेट ऑफ रिएक्शन आपने यहाँ पे दिखाया, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे दिखाया और यहाँ पे सबस्ट्रेट रखा। तो भाई इस कितना सबस्ट्रेट है, कितने समय में जो है ये किसी भी प्रोडक्ट को बना दे रहा है, उसकी रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रही है, उसी को हम लोग कह देते हैं रेट। तो इसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इस वाले तरफ, इसको हम लोग वाई एक्सिस पे रख देते हैं, इसको या तो एक्स एक्सिस पे रखो, इसको वाई एक्सिस पे रखो। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कह देते हैं, स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो रहा है। अब देखो रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस क्या हो जाता है, ये इन्फ्लुएंस्ड होता है बेटा फैक्टर से। कुछ फैक्टर यहाँ पे पाए जाएंगे जिनसे जो केमिकल प्रक्रिया हो रही है या फिर जो फिजिकल प्रक्रिया हो रही है वो क्या हो जाएगा, वो उसमें थोड़ा फिर क्या होगा, कुछ बदलाव आएगा। ये हो सकता है टेम्परेचर आपका, ये क्या हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है। जैसे कि रेट अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो या तो रेट क्या होगा, डबल हो जाएगा या तो डिक्रीज हो जाएगा बाय हाफ। अब देखो भाई, जैसे कि टेम्परेचर कहा गया, जनरली होता क्या है, अगर आप जो है स्पेसिफिक टेम्परेचर एक होता है, जो एंजाइम होते हैं वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे अपना काम कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है, मान लो आपने जो है ये आपने लिया था 10 डिग्री सेल्सियस लिया, सॉरी आपने जो है कोई भी प्रोसेस को करने के लिए क्या लिया, आपने यहाँ पे रख दिया सबस्ट्रेट और ये जो प्रोडक्ट आपका बना यहाँ पे ये हो गया प्रोडक्ट। तो आपने लिया क्या, 10 डिग्री सेल्सियस लिया, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। तो बेटा 10 डिग्री सेल्सियस तक आप बढ़ाए तो रेट क्या हुआ, रेट डबल हो गया। रेट क्या हो रहा है, ये रेट डबल हो रहा है, फिर डबल हो रहा है। लेकिन फिर अब और अधिक मात्रा में जब बढ़ा दोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि रेट क्या होगा, रेट आप जो रिएक्शन हो जाएगा वो हाफ होता चला जाएगा। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा यहाँ पे हाफ होता हुआ चला जाएगा। कब, जब हर एक 10 डिग्री सेल्सियस के चेंज पे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाता है वो कैटेलाइज्ड किया जाता है, मतलब बढ़ाया जाता है। ठीक है, रिएक्शन इज़ वेरी हाई, बहुत ही ज़्यादा होता है तेज, किसमें, जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज आप मिलाओगे। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जब आप मिला दोगे, ये बेटा रिएक्शन को बहुत ही स्पीड से कर देता है। ठीक है, फास्टेस्ट एंजाइम होता है, बहुत ही तेज़ से एक्सेलरेट कर देता है। कितने गुना कोई पूछेगा तो कहोगे 10 मिलियन टाइम में बढ़ा देता है। जैसे कि अगर देखो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर को मिलाया गया तो H2CO3 बन रहा है, इसको हम लोग कह देते हैं, क्या कह देते हैं, कार्बोनिक एसिड कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कार्बोनिक एसिड कह देते हैं। एनहाइड्रेज हाँ, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो था वो जब मिलाया गया तो यहाँ पे ये बन गया आपका। अब देखो इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोग जब जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज को मिलाएंगे तो पहले तो ये नॉर्मल कंडीशन में क्या दे रहा था, नॉर्मल कंडीशन में बेटा ये 200 दे रहा था, 200 जो है 200 मॉलिक्यूल्स दे रहा था 1 घंटे में। लेकिन जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज मिलाया गया तो ये बेटा 10 मिलियन टाइम बढ़ गया। 10 मिलियन टाइम बढ़ने के बाद इसने इतना लगभग दे दिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो इसने क्या दे दिया, 6 लाख दे दिया। 200 मॉलिक्यूल पहले दे रहा था 1 घंटे में, अब ये हर 1 सेकंड में 6 लाख दे रहा है। तो देखो कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने क्या किया, इसको जो है 10 मिलियन टाइम जो है बढ़ाने का काम किया। तो ये फास्टेस्ट एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे।
ठीक, ये रेट ऑफ रिएक्शन को 10 लाख टाइम बढ़ाने का काम कर देता है। अब देखो किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे अगर देखेंगे, मतलब कैसे कैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, तो हर स्टेप में कैटालाइज का यूज किया जाता है, एंजाइम को उपयोग किया जाता है। जैसे कि ग्लाइकोलिसिस का एग्जाम्पल दिया गया, इसमें 10 अलग अलग प्रकार के एंजाइम जो होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। अब आप जानते हो ग्लाइकोलिसिस क्या प्रक्रिया होती है। ग्लाइकोलिसिस का मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाए, किसमें, पायरूवेट में टूट जाए। अब इसमें अलग अलग एंजाइम यूज किए जाते हैं। ये आप चैप्टर में पढ़ोगे, रेस्पिरेशन में आप इसी को डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, रेस्पिरेशन में आप इसी को डिटेल में पढ़ोगे। तो आप अभी जानिए कि जो ग्लूकोज है वो 2 पायरूवेट में टूटने के लिए 10 प्रकार के एंजाइम को यूज करता है। ये आप अभी के लिए जानो। ठीक है, चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन देखें कि एंजाइम जो है कैसे एक्शन करता है या कैटालिटिक साइकिल इसकी कैसी होती है, तो एंजाइम जो हो जाता है वो अपने सबस्ट्रेट के साथ वर्क करता है, मिल जाता है। जैसे कि लॉक और की मॉडल कह देते हैं या की एक्शन कह देते हैं। इसमें क्या क्या होता है, इसमें स्टेप्स होते हैं। देखो भाई, सबसे सिंपल सा क्या है, आपका एंजाइम है और आपका सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये आपका सबस्ट्रेट है, ये आपका एंजाइम है। एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ में आएंगे, फिर एंजाइम और सबस्ट्रेट्स मिलकर के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बनेगा उसके बाद क्या होगा, इसमें जो है एंजाइम अपना काम करेगा। फिर उसके बाद अपना काम करने के बाद यहाँ पे एंजाइम और प्रोडक्ट बना करके एंजाइम अपना जो है, देखो प्रोडक्ट बन गया, फिर एंजाइम अपना जो है अलग हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम। यहाँ पे एक्टिव साइड से क्या करेगा, बाइंड अप करेगा और इसमें जो है कुछ चेंज लेकर के आएगा एंजाइम, जिससे सबस्ट्रेट क्या है, टाइटली बॉन्ड हो जाएगा एक्टिव साइड से और बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे ES का फॉर्मेशन कर दिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना दिया। फिर एक्टिव साइड ब्रेक हो जाएगा, केमिकल बॉन्ड, एक्टिव साइड पे जो केमिकल बॉन्ड थे वो ब्रेक होंगे, वो बनाएंगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे देखो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर जो एंजाइम होता है वो रिलीज कर देता है प्रोडक्ट को और फ्री एंजाइम रेडी हो जाता है दूसरे बॉन्ड से, दूसरे सबस्ट्रेट से मिलने के लिए और उसके नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। एंजाइम अभी फ्री हो गया, अब ये दूसरे के पास जाएगा, दूसरे सबस्ट्रेट से मिलेगा, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ पे फिर कहा गया कि कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब किसी भी प्रक्रिया को करने के लिए क्या करना चाहिए भाई, एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कह देते हैं। देखो, हाउ डू एंजाइम स्पीड अप ए केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे ये बंदा सोच रहा है कि कैसे किसी एंजाइम के द्वारा किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर दिया जाता है या उसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया जाता है। तो चलो इसको देख लेते हैं भाई। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी में जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको प्रोसेस ऑफ रिएक्शन दिखाया गया, यहाँ पे दिखाया गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आपका क्या है बेटा, यहाँ पे सबस्ट्रेट है, यहाँ पे आपको मिल जा रहा है प्रोडक्ट, यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट है, यहाँ पे मिल जा रहा है प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम को समझ लेते हैं। देखो, अब देखो जनरली किया क्या गया, जनरली किसी भी प्रोडक्ट से सबस्ट्रेट को किसी भी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट को बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनेगा वैसे भी सबस्ट्रेट से, लेकिन वो जाएगा भाई एक ट्रांजिशन स्टेट तक जाएगा। यहाँ तक क्या हो रहा है, एक ट्रांजिशन स्टेट आ रहा है। मतलब कि कोई भी सब्सटेंस था उसे प्रोडक्ट बनाना है तो वो एक ट्रांजिशन स्टेट से होकर के गुजरेगा, बिना ट्रांजिशन स्टेट से होकर के वो नहीं बना सकता। तो ये जा रहा है, फिर जो है अपना एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दे रहा है। देखो भाई, ये बिना एंजाइम के हो रहा है, तो इसके पास एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग रही है। अब देखो भाई, अब जब आपने कोई एंजाइम मिला दिया तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी थी ज़्यादा लग रही थी वो कम लगेगी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा लग रही थी, अब यहाँ पे देखो बड़ी ही कम लग रही है, इतनी ही एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है। सबस्ट्रेट्स क्या बन जा रहा है, प्रोडक्ट बन जा रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम मींस एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो बिना एंजाइम के ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है और एंजाइम के साथ बहुत ही कम मात्रा में उसकी रिक्वायरमेंट होती है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी इज़ द एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। ये एक ऐसी एडिशनल एनर्जी होती है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो भाई, ये एक्सोथर्मिक हो
सकता है या तो फिर इंडोथर्मिक हो सकता है। अब देखो कह रहा है एक्सोथर्मिक हो चाहे ये इंडोथर्मिक हो। अब देखो भाई यहाँ पे कह रहा है एक्सोथर्मिक हो सकता है और इंडोथर्मिक हो सकता है। अब द सबस्ट्रेट मस्ट गो थ्रू अ मस्ट हायर एनर्जी स्टेट दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी। कोई भी सबस्ट्रेट है वो एक हायर रेट तक जाएगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे। अब देखो भाई यहाँ पे सबस्ट्रेट है, अब यहाँ पे सबस्ट्रेट है और यहाँ पे प्रोडक्ट है। अब अगर सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट इक्वल होते तो भाई इसको ज़्यादा और एनर्जी नहीं देनी पड़ती, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट यहाँ पे है, अब प्रोडक्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे भाई एनर्जी अंदर की ओर जा रही है, तो ये क्या है, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अब अगर इसी का दूसरा बना दिया जाए, दूसरा ऐसे कुछ बनाया गया, यहाँ पे सबस्ट्रेट है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिखा दिया गया, तो यहाँ पे भाई सबस्ट्रेट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो देखो एनर्जी यहाँ पे थी, एनर्जी और प्रोडक्ट यहीं पे तैयार हो रहा है, तो इसमें एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी इसमें बच रही है, तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी जो बचेगी वो एक्सोथर्मिक हो जाएगी। ठीक है, एक्सोथर्मिक हो जाएगी और यहाँ पे इंडोथर्मिक हो जाएगी, ये आप ध्यान रखेंगे। इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक भी बता दिया गया। चलो भाई, अब देयरफॉर जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो डिफरेंस होती है बिटवीन एवरेज एनर्जी सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द एनर्जी। जो सबस्ट्रेट कह रहा है कि डिफरेंस हो रहा है बिटवीन एवरेज एनर्जी जो यहाँ पे मिल लग रही है और सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी के बीच का जो अंतर होता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कह देते हैं। अब कह रहा है कि अगर प्रोडक्ट इज द लोअर एनर्जी लेवल देन द सबस्ट्रेट देन द रिएक्शन इज एन इंडोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, देखो कह रहा है कि अगर प्रोडक्ट जो होता है वो लोअर एनर्जी लेवल पे हो, किसके, सबस्ट्रेट को, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक कहेंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहेंगे। और फिर इफ़ रिक्वायर्ड नो एनर्जी बाय हीटिंग, इसमें जो है किसी भी प्रकार की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है हीट के मदद से। अब अगर कह रहा है कि बायोकेमिकल रिएक्शन एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, बायोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जो एंजाइम होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, जिसका क्या होता है कि स्पीड कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं, रिएक्शन जो होती है वो बढ़ जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बढ़ जाती है। अब देखो भाई यहाँ पे कुछ फैक्टर होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। पहला है टेम्परेचर, दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, तीसरा है प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। देखो टेम्परेचर दिया गया यहाँ पे 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, यहाँ पे एंजाइम एक्टिवेशन दिया गया। तो देखो भाई 10 से 15 पे गए बढ़ा, फिर 20 पे गए बढ़ा, 25 पे गए बढ़ा, 30 पे गए बढ़ा, 40 पे गए बढ़ा। अब देखो 35 तक आते आते इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब जैसे ही आप जो है 35 से और 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे, जो अभी आपने ऊपर पढ़ा था, तो क्या होगा बेटा, एक स्पेसिफिक स्टेट में आने के बाद यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड से ये प्रोसेस हो रही है। अब धीरे धीरे क्या होगी, ये घटने लगेगी। तो टेम्परेचर एक समय तक जाएगा तो वहाँ तक तो ये भाई अपना रिएक्शन करेंगे, लेकिन एक समय आएगा कि ये अपना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद अपने रिएक्शन को क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। अब देखो दूसरा यहाँ पे पीएच का भी सेम ऐसा ही हिसाब किताब है। पीएच जो है, देखो पीएच आप देख लीजिए 6 से 7-8 के बीच में था तो ठीक ठाक हो रहा था, फिर 7-8 के नीचे गया और बढ़ गया हो ज़्यादा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, कम हो गई। अब ये हो गया आपका। देखो सबस्ट्रेट कंसनट्रेटेड बेटा भाई, अगर कोई भी सबस्ट्रेट है उसकी कंसनट्रेशन जितना भी बढ़ाओगे, देखो एंजाइम एक्टिविटी, सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन, एंजाइम की एक्टिविटी तेज़ हो रही है, सबस्ट्रेट का कंसनट्रेशन बढ़ाते तेज़ हो गई। लेकिन एक समय ऐसा आएगा यार, चारों तरफ क्या हो जाएंगे, चारों तरफ जो है आपके चारों तरफ सबस्ट्रेट ही रहेंगे, तो जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो कितना काम कर लेगा यार, वो तो धीरे धीरे चलने लगे ना, कांस्टेंट स्पीड से चलने लगेगा, उसमें कोई भी अंतर नहीं देखने को मिलेगा। अब इनहिबिटर के प्रेजेंस को हम लोग देख लेते हैं। देखो कह रहा है कि एंजाइम शो हाईएस्ट एक्टिविटी एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑप्टिमम ज़्यादा, ठीक है, पीएच ज़्यादा, एक्टिविटी ज़्यादा। एक्टिविटी डिक्लाइन बिलो द अबव ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये एक ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद जो एक्टिविटी है वो क्या हो जा रही है, स्लो डाउन हो जा रही है। लोअर टेम्परेचर एंजाइम टेम्परेरी इनएक्टिव, लोअर टेम्परेचर पे जब जाओगे तो एंजाइम क्या होते हैं, बेसिकली इनएक्टिव होते हैं। देखो इनएक्टिव है ना, 0। एट हाई टेम्परेचर एंजाइम डिस्ट्रॉय बिकॉज प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाई हीट। अब अगर हायर टेम्परेचर पे जाओगे तो प्रोटीन क्या हो जाएंगे, डीनेचर्ड हो जाएंगे, इसलिए ये एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन ही होते हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब देखो कहा गया इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर बट एंजाइम गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर
ठीक है। अब देखो भाई, कहा गया कि जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं जिनको आप लोग क्या करते हो, लैब में यूज़ करते हो, वो तो भैया 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी जाओगे वो वर्क करेंगे। लेकिन जो ऑर्गेनिक वाले हैं, मतलब जो एंजाइम वाले हैं, वो बेचारे 40 डिग्री सेल्सियस से कम पे ही काम करेंगे, ज़्यादा पे काम नहीं कर सकते, वरना क्या हो जाएगा, ये डीनेचर्ड हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। अब ये थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हैव एंजाइम व्हिच आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर अप टू 80 से 90 डिग्री सेल्सियस। कोई पूछेगा थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास एंजाइम पाया जाए और वो 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पे भी एंजाइम अपना स्टेबल तरीके से काम करे। ये देखो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया हैं, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया हैं ये सब, ये 80 से 90 पे आराम से मौज काट रहे हैं। इनमें से एंजाइम को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। टेम्परेचर देखो दिखाया गया, एंजाइम की एक्टिविटी फिर दिखाई गई, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग को दिखा दिया गया। ठीक है, अब देखो भाई, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम में और भी चीज़ें हैं आपको। जब क्या करोगे, इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अभी आपको सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बारे में थोड़ा सा बताया गया, तो वेलोसिटी ऑफ एंजाइम क्या हो जाएगी, वो राइजेस फर्स्ट देन रीच एट अ मैक्सिमम वेलोसिटी। कहा गया, देखो फिर से सुनो, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन मतलब V दिखाया गया, यहाँ पे सबस्ट्रेट दिखाया गया। सबस्ट्रेट धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मान लो पहले 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता गया, तो एक समय तक बढ़ेगा, एक समय तक देखो बढ़ रहा है रिएक्शन, बढ़ रहा है रिएक्शन, बढ़ रहा है रिएक्शन, एक समय तक रिएक्शन बढ़ेगा, फिर क्या होगा, धीरे से वो अपने कांस्टेंट स्पीड से चलने लगेगा, कोई भी अंतर नहीं आएगा। दिस इज नॉट एक्सीडेड बाय द फर्दर राइज टू कंसंट्रेशन बिकॉज एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फीवर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। देखो सबस्ट्रेट बढ़ गया, सबस्ट्रेट बढ़ गया, सबस्ट्रेट जो होता है वो बढ़ गया, एंजाइम तो बेचारे कम हो गए, तो जितना काम उनको करना था वो कर चुके, अब धीरे धीरे अपना चल रहे हैं। अब देखो, नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स टू बी बाइंड विद एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे कोई एंजाइम ही नहीं है यार कि जो बाइंड कर सके सबस्ट्रेट से। ठीक है, यहाँ पे देखो सबस्ट्रेट एंजाइम, लो सबस्ट्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, हाई सबस्ट्रेट में सबस्ट्रेट बच गए, एंजाइम जो है अपना जितना था उतने के साथ तो बाइंड अप करेगा, सबस्ट्रेट के साथ सबस्ट्रेट तो बच रहेगा। अब यहाँ पे ये जो आपको दिखाया गया था, ये वाला जो दिखाया गया, ये क्या दिखाया गया, ये आप देख लीजिए। ये कहा गया कि Vmax जो वेलोसिटी का अगर आधा जाओगे आप, यहाँ से मान लो यहाँ तक हम आधा आ गए, तो वेलोसिटी का आधा ही तो लिखा है। Vmax मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम थी, रेट ऑफ रिएक्शन हाईएस्ट था, उसका आधा किया गया, तो आपको यहाँ पे मिलेगा Km। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा Km आपको मिलेगा। अब अगर सबस्ट्रेट ज़्यादा होंगे, सबस्ट्रेट बेटा बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे तो क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओगे तो ये जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी तो बढ़ेगा। अभी थोड़े से सबस्ट्रेट थे, इतने सबस्ट्रेट में वो इतना अच्छा काम कर रहा था, सबस्ट्रेट बढ़े तो इनकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। मान लो अब आपने बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट इकट्ठा कर दिया, तो ये जो आपको Vmax तो जो मिल रहा है मिलेगा तो यहीं पे, लेकिन ये जो K की वैल्यू आएगी वो थोड़ा आगे बढ़ के आएगी। ये लो K की वैल्यू थोड़ा आगे बढ़ के आ गई। ठीक है, अब हम लोग इससे निजात कैसे पा सकते हैं, तो भाई एंजाइम बढ़ा दो, एंजाइम क्या करो, एंजाइम बढ़ा दो और सारे सबस्ट्रेट से वो बाइंड अप करेगा और अपना आराम से प्रोडक्ट को बनाएगा। ठीक है, देखो लिखा हुआ है कि द बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल या इनहिबिटर शट ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी इज कॉल्ड इनहिबिटर। यहाँ पे बेटा जो बताया गया है वो इनहिबिटर के प्रेजेंस को यहाँ पे बताया जा रहा है। इनहिबिटर क्या कर रहा है, मान लो आप अपने घर में हो, 4 लोग, 2 लोग और आ गए, तो भाई ये क्या करेंगे, आपके सारे प्रोसेस को इनहिबिट करेंगे ना, रोकने का ही तो काम करेंगे, रोकने का तो काम करेंगे ना भाई। तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी तो इनहिबिटर क्या करेगा, रोकने का काम करेगा, क्योंकि खाना पानी जो कुछ भी है वो आपसे छीनेगा, तो ये इनहिबिटर का काम करेगा, रोकने का काम करेगा। ठीक है, देखो जो इनहिबिटर होते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एंजाइम है, यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट है और यहाँ पे इनहिबिटर है। ठीक है, तो बेटा ये एंजाइम तो अपना काम करेगा, लेकिन इनहिबिटर भी क्या करेगा, इनहिबिटर भी कहेगा मैं इससे जुड़ूंगा। तो यहाँ पे मामला क्या हो जा रहा है, ठीक है, ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर हैं। 2 तरीके के इनहिबिटर होते हैं, वैसे आपकी किताब में सिर्फ क्या है, कम्पिटिटिव वाले हैं, और ये क्या है, नॉन कम्पिटिटिव भी यहाँ पे दिया गया है। तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, वो कम्पिटिट करते हैं। जैसे कि देखो इनहिबिटर का भी शेप वैसा ही है और सबस्ट्रेट का भी शेप वैसा ही है, कोई देयर इज नो एनी चेंज बिटवीन द कम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट। तो ये क्या करेगा, इनहिबिटर यहाँ पे बाइंड अप कर जाएगा और एंजाइम क्या करेगा, वो बेचारा रह जाएगा। तो ये एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, वैसे बनना क्या चाहिए, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, तब जा करके प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन बन क्या गया, बन गया आपका एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, और ये तो नॉन कम्पिटिटिव थे, तो ये इनका शेप अलग है, ये कोई मतलब बाधा नहीं डाल पाएंगे, लेकिन ये बाधा डाल देगा। ठीक है, ये हो जाता है। अब देखो भाई
यहाँ पे कहा गया कि आपके बुक के हिसाब से जो आपका है माइलोनेट, क्या है, माइलोनेट इज सिमिलर टू द सबस्ट्रेट सक्सीनेट। माइलोनेट क्या है, एक आपका ये इनहिबिटर है जो सक्सीनेट जो सबस्ट्रेट है उसके जैसा होता है। तो ये इनहिबिट कर देता है सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज को। सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज को क्या कर देता है, ये इनहिबिट कर देता है। देखो सक्सीनेट यहाँ पे था, अब यहाँ पे सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या बना, फ्यूमेरेट बन जाना चाहिए था। तो यहाँ पे देखो भाई क्या हो गया, वही सक्सीनेट जो था आपका माइलोनेट जो है उसको इनहिबिट कर देता है। ठीक है, चलो अब क्लासिफिकेशन आप एंजाइम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वैसे बेसिकली 6 तरीके की क्लासिफिकेशन होते हैं आपके बुक के हिसाब से। पहला हो जाता है ऑक्सीडोरिडक्टेज, और हाँ, और हर एक का जो क्लास होता है 6, तो यहाँ पे एंजाइम की क्लासेस हैं और सब क्लासेस भी होती हैं, और लगभग 4 से 13 होती हैं। ठीक है, सब क्लासेस को आपको नहीं पढ़ना है, आपको क्लास थोड़ा पढ़ना है। जैसे कि ऑक्सीडोरिडक्टेज बताया गया, ट्रांसफेरेज बताया गया, हाइड्रोलेजेस बताया गया, लाइजेज बताया गया, आइसोमेरेज बताया गया, लाइगेज बताया गया। तो ऑक्सीडोरिडक्टेज क्या कर रहे हैं, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रक्रियाएं करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है कि एस रिड्यूस हो रहा है, एक्स डैश क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एस ऑक्सीडाइज हो गया और एस डैश रिड्यूस हो गया, मीन्स ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों के काम को करेंगे। अब ट्रांसफरेज क्या करेगा, ये ट्रांसफ़र करेगा, एक ग्रुप को ही ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। अब आप देख सकते हो एस जी प्लस एस था, तो यहाँ पे एस डैश के साथ एस जी जुड़ गया और एस को ट्रांसफ़र कर दिया गया। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, ये तोड़ देंगे। यहाँ पे देखो पानी क्या कर रहा है, इसको तोड़ेगा, ए बी प्लस एच टू ओ, तो ए ओ एच बन गया और पी एच बन गया। ठीक है, और यहाँ पे लाइजेस क्या करते हैं, ये बेटा रप्चर कर देते हैं, दरारें ले आते हैं, फिर जा करके ये तोड़ देते हैं। तो देखो एक्स सी सी वाई था, तो एक्स वाई सी डबल बॉन्ड वाई बना, सी डबल बॉन्ड सी बना दिया। आइसोमेरेज क्या कर रहा है, देखो ए बी सी है तो बी सी ए, मतलब एक तो पूरा उलट पुलट देने का काम कर रहा है। ठीक है, सीक्वेंस को गड़बड़ा देने का काम कर रहा है। अब लाइजेस क्या है, तो एक्स प्लस वाई प्लस ए टी पी, तो एक्स वाई एडीपी बना दिया और पीआई बना दिया। ठीक है, तो ये लाइजेस का काम क्या हो जाता है, तो लाइजेस का काम मैं आपको बताता हूँ। जो लाइजेज होते हैं आपके लाइगेजेस, दिस एंजाइम हेल्प इन बॉन्डिंग आप टू मॉलिक्यूल्स आफ्टर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। ये जब एटीपी से एनर्जी प्राप्त करेगा उसके बाद क्या करेगा, ये 2 मॉलिक्यूल्स को एक साथ में जोड़ने का काम करेगा। जैसे कि ये थे, इनको यहाँ पे जोड़ दिया, इनको यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, और यहाँ पे एटीपी से एडीपी हो गया। ठीक है, तो अब देखते हो क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। तो हमने आपको पहले ही बता रखा है, बड़ा ही सिंपल सा नॉमेनक्लेचर एंजाइम का। तो एंजाइम के नाम के आखिरी वाले वर्ड में हम क्या जोड़ देते हैं, जो सफिक्स लग जाता है वो एज सफिक्स लग जाता है, जैसे कि कैटालाइज ऑक्सीडोरिडक्टेज बिटवीन 2 सबस्ट्रेट। ये तो आपको अभी वो इसका एग्जांपल बता रहा है। फिर यहाँ पे आप लाइजेस आइसोमेरेजेस ये देख लोगे। कोफैक्टर भी थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब चलो हम लोग कोफैक्टर को देख लेते हैं और थोड़ा सा आपको नाम के बारे में बता दूँ। नॉमेनक्लेचर जब हम लोग थोड़ा सा बात कर लें तो नॉमेनक्लेचर में कुछ होता नहीं बेटा, आपके जो सफिक्स लग जाते हैं वो ए एस ई सफिक्स लग जाता है सभी में, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है। जो पहले से जो पुराने वाले थे, पुराने जो एंजाइम खोजे गए थे, जैसे कि आपका क्या है, पेप्सिन है, पेप्सिन में एसआईएन लगा हुआ है, ट्रिप्सिन है, ऐसे आपके क्या हैं कुछ पुराने खोजे गए थे, उनकी बात अलग है। लेकिन जो नए खोजे जा रहे हैं सब में एज लगा दिया जाता है सफिक्स के रूम में। अब देखो ये हो जाता है। उसके बाद देखो एंजाइम्स कोफैक्टर करोगे तो दीज आर नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये जो कोफैक्टर होते हैं बेटा, ये नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और इसी को हम लोग आगे चल करके 2 पार्ट में बांटेंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। तो ये नॉन प्रोटीनियस होते हैं। कोफैक्टर जो होते हैं वो नॉन प्रोटीन होते हैं, लेकिन ये कोफैक्टर क्या करते हैं, बड़ा ही अच्छा काम कर देते हैं। कोफैक्टर बेटा आपके जो प्रोटीन वाले पार्ट होते हैं, जिसको आप एपो एंजाइम कहते हो, उसको जो है क्या करेंगे, उसको एक्टिवेट करने का काम करेंगे। देखो बॉन्ड अप टू द एंजाइम टू मेक एंजाइम कैटालिटिकली। ठीक है, ये जो नॉन प्रोटीन होते हैं ये एंजाइम के साथ क्या करेंगे, मीन्स ऑर्गेनिक, ये नॉन प्रोटीन है और ये प्रोटीनियस है, ये इनऑर्गेनिक है और ये ऑर्गेनिक है, तो ये क्या करेंगे, उसके साथ बाइंड अप करेंगे और कैटालिटिक एक्टिव बनाएंगे, कैटालिटिकली उसे क्या बनाएंगे, एक्टिव बनाएंगे। अब एपो एंजाइम क्या होता है, तो एपो एंजाइम आप कहोगे ये भाई प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम है। देखो एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर दोनों बनाएंगे होलो एंजाइम, दोनों बना करके कंप्लीट, इसी को हम लोग कह देते हैं बेटा कंप्लीट एंजाइम, कंप्लीट एंजाइम। ठीक है, ये तो इनकम्प्लीट है, ये भी इनकम्प्लीट, जब दोनों मिलेंगे तभी एक कंप्लीट एंजाइम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव फ्रॉम द एंजाइम इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट, तो वो गायब हो जाता है। इसमें देखो कोफैक्टर में जब आओगे, एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक होता है को एंजाइम, एक होता है मेटालाइन। ठीक है, तो जब आप कोफैक्टर्स को भी बांटोगे तो इसमें अलग अलग चीज़ें हो जा रही हैं। एक हो जाता है आपका
कोएंजाइम हो जाता है, एक आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप हो जाता है, एक मेटल आयंस हो जाते हैं। 3 इसके तरीके हो जाते हैं। और वैसे कि बेसिकली देखा जाए तो आपका कोएंजाइम और जो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो जाते हैं वो आपके बांट दिए जाते हैं ऑर्गेनिक वाले में, ठीक है, ऑर्गेनिक वाले में। अब देखो भाई, ये आपको बताया गया, इसका जो कोएंजाइम है ये इजीली सेपरेबल होते हैं, इनको आसानी से क्या है, सेपरेबल होते हैं, आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। और मेटल आयंस जो होते हैं ये बेटा मिनरल्स वाले होते हैं, मिनरल्स वाले होते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, जैसे कि आयरन है, जैसे कि कापर है, जैसे कि जिंक है, ईटीसी ये सब हो जाते हैं। और यहाँ पे जब आप कोएंजाइम को देखोगे तो इसका एग्जांपल भी आपको लिख देता हूँ, जैसे कि NAD है, NAD प्लस, FAD है आपका, ठीक है, कोएंजाइम A है, कोएंजाइम A है आपका, ये सब एग्जांपल हो जाते हैं। और प्रोस्थेटिक ग्रुप में जब आओगे तो यहाँ पे हीम ग्रुप होता है, हीम ग्रुप होता है, ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखो भाई, कोफैक्टर ऑर्गेनिक टाइटली बाउंड टू एपोएंजाइम, एपोएंजाइम्स के साथ बहुत ही टॉप क्लास से ये बॉन्ड कर जाते हैं। ये क्या करेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये क्या हैं, ये टाइटली बॉन्ड करते हैं एपोएंजाइम के साथ। एग्जांपल के लिए हीम हमने बताया आपको, हीम मैंने अभी आपको बताया था, ये प्री ऑक्सीडेज और कैटलेज, दे कैटलाइज ब्रेकडाउन ऑफ H2O2 टू वाटर एंड ऑक्सीजन। ये आपको H2 और O2 को तोड़ करके क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे और प्लस ऑक्सीजन बनाने का काम कर देते हैं। ये आपका हीम ग्रुप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये पेरोक्सीडेज का बना हुआ है और ये कैटालेज का बना हुआ है। इसके जो मतलब कहने का ये है कि जो हीम ग्रुप हो जाता है, हीम में आपके पेरोक्सीडेज और कैटालेज, ये आपके 2 एंजाइम आ जाते हैं जो वाटर को तोड़ने का काम कर देते हैं। क्या करते हैं, H2O2 को तोड़ेंगे और वाटर और ऑक्सीजन बनाने का काम करेंगे। कोफैक्टर आ जाओ तो ये ट्रांजिएंट बॉन्ड बाइंडिंग करते हैं, मतलब हल्का फुल्का ये बॉन्डिंग करेंगे एपोएंजाइम से। और मेनी कोएंजाइम्स कंटेन विटामिन्स, बहुत सारे जो कोएंजाइम्स होते हैं वो विटामिन्स उनके पास होता है। एग्जाम्पल NAD, NADP, ये नियासिन इसके अंदर पाया जाता है। ये NAD का इस डायग्राम है, ठीक है। NAD का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD, ठीक है। अब देखो कोफैक्टर्स में आपका आ गया मेटल आयंस, दे फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे विथ साइड चेन at the active side and 1 or 2 more कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सबस्ट्रेट, या तो एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ इस जुड़ेंगे। जैसे कि एग्जांपल दिया गया, ये को सब सारे के सारे किससे जुड़ेंगे, सब सारे एपोएंजाइम से जुड़ रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज यहाँ पे एग्जांपल आपका ले लिया गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो जा रहा है एंजाइम ख़त्म। कोई डाउट होगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। वीडियो आपके लिए थोड़ा शॉर्ट में रखने की कोशिश की है और डिटेल में समझाया भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।